हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बारे में। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या वाकई में इन दोनों के बीच डिफरेंस है या फिर नहीं है। और इस टॉपिक को हम रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 1 के साथ, जो कि एक सोसाइटी का भी सेक्शन आता है, उसी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर का भी एक सेक्शन आता है। तो इन दोनों टॉपिक्स में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम मॉडर्नाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं। वेस्टर्नाइजेशन से क्या मतलब है मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में यूरोपियन कंट्रीज हैं। और आपको पता है कि यूरोपियन हैंगओवर हमारे ऊपर अभी तक है, जबकि हम आज़ादी के लगभग 80वें साल में प्रवेश कर जाएंगे 2027 में। लगभग 78 वर्षों में भी अभी तक हम लोगों के ऊपर से जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म है उसका अभी तक नशा उतरा नहीं है। जो स्लेवरी की एक लंबी प्रथा चली आ रही थी, लगभग 150 वर्षों तक, उन्होंने तो डायरेक्ट 200 वर्षों तक, अगर मैं बात करूँ 1757 के प्लासी के बैटल से, तो 190 वर्षों तक तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे ऊपर रूल किया है। उससे पहले भी वो धीरे धीरे करके टुकड़ों टुकड़ों में हम पे रूल कर रहे थे। तो अभी मॉडर्न होने का मतलब ये समझ लिया जाता है कि वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करना, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर हम एंसेंट इंडिया में जाएंगे, पौराणिक, और मैं कहूँ कि अगर प्राचीन भारत के इतिहास में जाएंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि जिस वक्त यूरोप में मॉडर्नाइजेशन उस स्तर तक नहीं आया था, हालांकि पूरा का पूरा उनका जो 1000 साल का जो समय है उसको डार्क एज के तौर पे जाना जाता है। क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके का कला का विकास नहीं हो रहा था, किसी भी तरीके का ट्रेड का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, लिटरेचर उनके यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, आर्किटेक्ट में वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त पे हम कामसूत्र की रचना कर रहे थे। और आपको ध्यान होना चाहिए कि कामसूत्र की जिन्होंने रचना की है, हम उनको ऋषि बादशाहन बोलते हैं, मतलब कि उनको ऋषि का स्टेटस देते हैं हम अपने समाज में। इसी के साथ साथ उस वक्त हम खजुराहो के मंदिर बना रहे थे, जो कि आज भी हम उसको टेम्पल के कैटेगरी में रखते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो उसी दौर में हम अजंता की गुफाएं बना रहे थे, एलिफेंटा की गुफाएं बना रहे थे, और एलोरा की गुफाएं बना रहे थे। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाती हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जो ज्ञान, शिक्षा और आधुनिकता पे ज़्यादा उनका जोर हुआ करता था। अगर मैं बात करूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी हमारे भारत में हुआ करते थे। हालांकि तक्षशिला अभी के समय में वर्तमान दौर में पाकिस्तान में है, लेकिन नालंदा और विक्रमशिला अभी भी भारत मतलब उनका जो भौगोलिक क्षेत्र था अभी भी भारत में ही है, और प्राचीन मगध में उनको स्थापित किया गया था। विक्रमशिला अंग प्रदेश में हुआ करता था, जो कि अपने आप में एक महाजनपद था। फिर बाद में अंग, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, बाद में अंग मगध का ही हिस्सा बन गया, जिस तरीके से मगध साम्राज्य ने अपने आप को एक्सपेंड किया। तो उस काल से लेकर समय के साथ बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने अलग अलग तरह के साहित्य की रचना करी। जैसे कि मैंने कामसूत्र की तो पहले ही बात कर दी। इसी के साथ साथ बाण भट्ट ने कदम्बरी की रचना की थी, कालिदास ने मेघदूतम, अभिज्ञान ने शकुंतलम, जिसमें शकुंतला और भरत की कहानी को केंद्र में रखकर एक उपन्यास, एक काव्य को लिखा गया था। और उसके साथ साथ अगर मैं आर्किटेक्ट की बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर, अगर मैं उस यात्रा को बताऊं तो मुगल काल तक अलग अलग तरह के स्थापत्य का निर्माण हुआ। और कला और संस्कृति में आपको जो फ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप मुगल काल के बिल्डिंग्स को देखेंगे, खास करके हुमायूं का मकबरा देखेंगे, ताजमहल भी देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें राजपूती टच भी है। इसी के साथ साथ पर्शियन टच भी देखने को मिलता है। और आगे चलकर जो ब्रिटिशर्स ने जो बिल्डिंग्स बनाई, उसमें भी आपको मुगल स्थापत्य कला, मतलब कि मुगल आर्किटेक्चर का झलक आपको देखने को मिलता ही मिलता है। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट हाउस, जिसको कि उस वक्त पे वो लोग वायसराय हाउस बोला करते थे, उसमें आप अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मुगल जो आर्किटेक्ट है उसका आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जो सेकुलर मतलब ये तो बात होगी मुगल्स की बिल्डिंग्स, मुगल्स ने जो बिल्डिंग्स बनाए थे, चाहे वो लाल किला हो, रेड फोर्ट हो, चाहे वो हुमायूं का मकबरा हो, या फिर ताजमहल हो, बुलंद दरवाजा हो, फतेहपुर सिकरी में जो बनाया गया था अकबर के द्वारा, या फिर आगरे का किला हो। लेकिन जो राजपूतों ने जो बनाया था, जिसको कि उस वक्त पे राजपूताना बोलते थे, आज हम जिसको राजस्थान के नाम पे जानते, चाहे वो आमेर का किला हो, जयगढ़ का किला हो,
आप उन फोर्ट्स को देखेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा ना थोड़ा मुगल छाप देखने को मिलता ही है। तो हम अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, और एक और चीज़, जब से मनुष्य ने विकास करना शुरू किया उस वक्त से ही हमने हमेशा से अपने आप को अपडेट हम करते चले गए हैं, अपना नेक्स्ट वर्जन बनाते चले गए हैं। तो उसी को मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, मतलब समय के साथ खुद के डेवलपमेंट को ही हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि इंसान के जीवन में, अगर मैं होमो सेपियंस की बात करूँ, नियंडरथाल जो हमारे कजन्स थे, हम उनसे इसी मामले में आगे निकल गए क्योंकि हमने दो चीज़ें ईजाद कर ली, एक लिखना, राइटिंग, और दूसरा कम्युनिकेशन, मतलब कि हम लोगों ने लैंग्वेज का ईजाद कर लिया और उस लैंग्वेज के जरिए हम एक दूसरे से बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाए। तभी हम नियंडरथाल से, जो हमारे एग्जैक्ट कजन्स थे, उनसे हम होमो सेपियंस की अगर मैं बात करूँ तो हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ पाए हैं, माफ कीजिएगा। तो सतत प्रक्रिया, सतत विकास की जो प्रक्रिया थी, कंटिन्यूअस निरंतरता में हम लोगों ने जो डेवलपमेंट के प्रोसेस को अचीव किया है, उसी का प्रतिफल है कि अभी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से आज मनुष्य एआई तक पहुंच गया है। तो एआई अभी के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी माना जा रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहला रिवोल्यूशन था वो था फायर का डिस्कवरी। उसके बाद व्हील बनाना, उसके बाद फायर के डिस्कवरी से एक फायदा ये हुआ कि इजी, जंगलों को साफ करना थोड़ा इजी हो गया। फिर बाद में जब आयरन का खोज होता है तो इसने ये नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। फिर जब हम न्यूलिथिक एज में, आयरन के इन्वेंशन से बहुत पहले न्यूलिथिक एज में, जिसको कि हम लोग पाषाण काल बोलते हैं, नव पाषाण काल, उस एज में हम लोगों ने बहुत ही एक ब्रेक थ्रू हमें मिला जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था। खैर, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या मॉडर्नाइजेशन ही वेस्टर्नाइजेशन है, इस लेक्चर में हम इसको समझेंगे। हमारी सांस्कृतिक पहचान हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, जीएस पेपर 2 के माफ कीजिएगा 1 के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए, मॉडर्नाइजेशन है और वेस्टर्नाइजेशन है, किस तरीके से भारत अपने आप को बैलेंस कर सकता है। वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस हुए बिना हम मॉडर्नाइज्ड हो सकते हैं, अपने कल्चर, अपने सभ्यता को, सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करते हुए। तो एक हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे कि किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन अलग है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड इनोवेशन। मतलब समय के साथ आप इनोवेट करते रहे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अग्नि के आविष्कार के साथ से शुरुआत हुई एक जो सतत प्रक्रिया थी, निरंतरता में चलती हुई जो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस था, वो एआई तक पहुंचा है। इसको हम बोलते हैं क्या? मॉडर्नाइजेशन। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो समाज था, बेसिकली अगर मैं भारतीय समाज की बात करूं तो एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी हुआ करता है, जिसमें कि बहुत से ऐसे नुआंसेस थे जिसको कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिए और एक क्लास बेस्ड सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन क्या है? एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, अब देखिए, हर इंसान अपने ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अपना कल्चर बनाता है। तो वेस्टर्न लोग जिन्होंने अपने कल्चर को बनाया है, वो उनका ज्योग्राफी ऐसा है, वो ऐसे टोपोग्राफी पे रहते हैं कि उनको उस तरीके से रहना पड़ेगा, उस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, उस तरह का लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा। लेकिन हम उस तरह के लाइफस्टाइल को नहीं जी सकते। नेचर की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू, न्यूट्रल, इंडिजीनियस, एडेप्टेशन और पॉसिबल। मतलब कि जो कि मैं अभी कह रहा था, लोकल होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक आह्वान था, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, जिसके जरिए हम अपने लोकल चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ऑफन मे डाइल्यूट नेटिव इथोस। तो बहुत से लोगों ने क्या किया है, अपने जो नेटिव चीज़ें हैं उसको त्याग दिया है। फोकस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होना चाहिए और साइंटिफिक टेम्पर का विकास होना चाहिए। अगर मैं वेस्टर्नाइजेशन की बात करूँ तो लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए, जैसे कि फूड, ड्रेस, लैंग्वेज, फैमिली नॉर्म्स। तो जो पारिवारिक व्यवस्था है उसको वेस्टर्न थिंकिंग पे ले जाना ही हम इसको वेस्टर्नाइजेशन बोलेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे जब एक बच्चा 18 साल का हो जाता है, टीनेज जैसे ही क्रॉस करता है, उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल अलग रहने के लिए भेज देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है, हमारे वैल्यूज़ थोड़े अलग हैं। अभी तक हम कोशिश करते हैं, मतलब कि अगर मैं
35-40 साल के लोगों की बात करूँ तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ रहें। नहीं रह पाते हैं तो ऐसा वैकेशन प्लान करते हैं जिसमें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ समय स्पेंड करना वो चाहते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ, प्रमोटेड बाय इंटरनल डेवलपमेंटल नीड्स और इसी के साथ एक्सटर्नल कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो अभी के टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है, किस तरीके से बाहर के कल्चर को हम एडप्ट करते जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वेस्टर्नाइजेशन का इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इसको देख लेते हैं। द कल्चरल इरोजन हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डिक्लाइन ऑफ जॉइंट फैमिलीज, कास्ट, पंचायत एंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हम लोगों ने किस तरीके से खो दिए हैं, ये इस बात का एक झलक है। वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडियन सोसाइटी में वर्सेस इंडियन कलेक्टिविस्ट ट्रेडिशंस। भारतीय साथ साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब जो एकात्म है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सोशल डिवाइड, अर्बन एलिट्स एडेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर वर्सेस रूरल कंजर्वेटिज्म, मतलब कि जो शहरों के जो अमीर लोग हैं उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को बहुत तेजी से अपना लिया, जबकि गांव के लोग अभी भी अपने वैल्यूज को बचाए हुए हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर मैं देखूं तो कुछ पॉजिटिव भी है इसका, जैसे कि सती प्रथा को समाप्त करना सबसे पहला, चाइल्ड मैरिज को रोकना, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ अवेयरनेस ऑफ जेंडर इक्वालिटी भी हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि वर्क फोर्स में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं पहले से ज़्यादा। इसी के साथ साथ विडो री मैरिज, जो कि ये सारा का सारा वेस्टर्न कल्चर का ही दिया हुआ है। मॉडर्नाइजेशन एज अ टूल फॉर नेशनल प्रोग्रेस, तो मॉडर्नाइजेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के प्रगति के लिए। कैसे? सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडिया का जो रैंक है टॉप 5 में आता है भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में। आरबीआई के 2024 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा सकता है, गवर्नेंस को बेहतर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके हम गवर्नेंस को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। एजुकेशनल एक्सपेंशन बढ़ाया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है ह्यूमन कैपिटल को और मोटिवेशन को। कल्चरल रिजिलियंस थ्रू रिफॉर्म, तो कल्चरल रेजिलियंस को भी बढ़ाया जा सकता है, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रमोट किया योगा को और आयुर्वेदा को साइंटिफिक सपोर्ट के साथ। इसी के साथ साथ हमें बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से अर्बन रूरल इंटीग्रेशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अपने कल्चरल रूट्स के साथ जुड़े रहना एक अभी के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मॉडर्नाइजेशन इज एसेंशियल फॉर इंडिया डेवलपमेंट बट मस्ट बी रूटेड इन इट्स कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल इथोस, तो इसको हम लोग को बचा के चलना होगा। इंडिया के पास चैलेंज कौन कौन से वो देख लेते हैं। प्रोग्रेस विद आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बचाए हुए अपने आप को प्रगति के रास्ते पर ले जाना, इनोवेशन करना ट्रेडिशन के साथ और इंक्लूजन करना इंटीग्रिटी के साथ। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इंडियन मॉडर्निटी का जो मॉडल है उसको और ज़्यादा प्रमोट करना, इम्प्रेस करना, बिना अपने कोर वैल्यूज़ को के साथ समझौता किए हुए भी हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश की मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।